मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सीवरी, मध्य प्रदेश से। आज हम एक विशेष वीडियो हिंदी में विराम चिन्ह के संबंध में अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह की महत्ता को जानने के लिए हम थोड़ा सा ये देखें कि बोलना एक विशिष्ट कला है जिसका आवश्यकतानुसार आवश्यक गुण यह है कि सुनने वाला या बोलने वाले भाव को अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि बोलने वाला बीच बीच में आवश्यकतानुसार कुछ कुछ ठहर कर बोले। यही क्रम जो होता है वह किसी पद, वाक्यांश या वाक्य को बोलते समय ठहराया जाता है। इस विश्राम को व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह के संबंध में ये भी है कि लेखन के समय में जब हम इन चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करते हैं तो उसका सही अर्थ सामने वाले पर जाता है, लेकिन यही यदि चिन्ह गलत स्थान पर लग जाए या ना लगे तो अर्थ स्पष्ट करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। तो देखिएगा विराम चिन्ह। अब सबसे पहले विराम चिन्ह की जो शाब्दिक परिभाषा है उसको हम समझ लें। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। इस तरह विराम चिन्ह यानी चिन्ह आने पर यथोचित रुकना, और इसी रुकने को विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात जो चिन्ह को हम बोलते या लिखते हैं उस स्थान पर हम बोलते समय या लिखते समय रुक जाते हैं तो यही विराम चिन्ह कहलाता है। जो चिन्ह बोलने, पढ़ने या लिखते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये शाब्दिक परिभाषा ही है। अब विराम चिन्ह का हिंदी में अत्यधिक महत्व है। थोड़ी सी त्रुटि अर्थ को बदल देती है। एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, चोर को पकड़ो मत जाने दो। यहाँ पर चूँकि कहीं पर किसी चिन्ह का प्रयोग, जो अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अब ये देखिए दूसरे वाक्य में चोर को पकड़ो, उसके बाद अल्प विराम लगा है, मत जाने दो। इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि चोर को पकड़ना है, जाने नहीं देना है। लेकिन यही अर्थ, यही विराम चिन्ह अगर गलत जगह लग जाए तो इसका अर्थ देखिएगा, चोर को पकड़ो मत जाने दो। अर्थात यदि मत के बाद ये विराम चिन्ह लग गया भूल से, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि चोर को पकड़ना नहीं है, उसे जाने देना। अर्थात इस उदाहरण से हमने देखा कि विराम चिन्ह का, एक छोटे से अल्प विराम का कितना बड़ा महत्व है। वह अर्थ को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। वैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये विराम चिन्ह हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे चिन्ह हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम उनको भी विराम चिन्ह की श्रेणी में ही रखते हैं। एक्चुअल में वो विराम चिन्ह नहीं होते। तो देखिएगा आगे। सबसे पहले अल्प विराम। बोलते, पढ़ते या लिखते समय जब हम अल्प समय के लिए रुकते हैं तो उस स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। मतलब अर्थात अगर हम कहीं पर थोड़े समय के लिए रुके हैं, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, तो वहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो अल्प विराम कहलाता है। जैसे राम, श्याम और सीता वन को गए, तो राम के पश्चात हम अल्प समय के लिए रुके, इसलिए वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगर हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते तो राम, श्याम और सीता वन को गए, तो ये थोड़ा सा हो जाता। तो बोलने में स्पष्टता भी आती है, राम, श्याम और सीता वन को गए। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम जब हमें अल्प समय से कुछ अधिक समय रुकना पड़े और वहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्थात अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम अगर हमको रुकना है तब वहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे खूब खेलो, खूब पढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से इस वाक्य में हम देखते हैं कि हम अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुक रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरा होता है पूर्ण विराम। जब हमें वाक्य के समापन के समय पूर्ण समय रुकना पड़े, अर्थात जब वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है और हमको वहाँ पर रुकना है, वाक्य समाप्ति करना है, तो वहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम। साधारण जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं।
तो ये पूर्ण विराम होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, पूर्ण विराम, मतलब हमारा वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला देखेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है और इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है, अर्थात पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य से अर्थ है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, इस तरह के जब शब्द का प्रयोग होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम, जैसे राम ने किसको मारा। अब यहाँ पर सीधा प्रश्न है कि राम ने किसको मारा, तो यहाँ पर जो अंत में लगेगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये तुमने पढ़ाई कर ली, तो हाँ, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि तुमने पढ़ाई कर ली, अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्थात जिस वाक्य को पढ़ते लिखते समय आश्चर्य अर्थात विस्मय हो, शोक, घृणा, उत्साह आदि का भाव हो, वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अचानक हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, सुनने को मिला, लिखते समय लिखे हमने कि जहाँ पर ये भाव प्रकट होना है, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह भी यहाँ पर साथ में कोष्टक में आपको दिए गए हैं कि किस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। अब उदाहरण देखेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह के पश्चात जो चिन्ह लगा है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जैसे अरे यह क्या हो गया, अर्थात जहाँ पर हमको अरे के पश्चात हमको एक विस्मय का आभास होता है, अरे यह क्या हो गया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे हम संयोजक चिन्ह। इसे सहचर या विपरीतार्थक संबंध या संबंध दर्शाने हेतु दो शब्दों के मध्य लगाया जाता है। दो शब्द जो रहते हैं उनके मध्य या तो वो सहचर्य होते हैं या एक दूसरे के विपरीतार्थ होते हैं, इसे संयोजक चिन्ह कहते हैं। जैसे धर्म, कर्म, रूप, रंग, गुण, दोष, ये गुण दोष विपरीतार्थी हो गए, ऊंच नीच विपरीतार्थी हो गए, और सहचर भाई बहन, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं। ये जैसे भाई भाई, ये सहचर वाले में हो जाते हैं, तो इन्हें जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो संयोजक चिन्ह कहलाते हैं। और इनका उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब जब इन शब्दों को हम पढ़ेंगे तब तब इनका लगातार उपयोग करेंगे, अर्थात लगातार उपयोग से इनको लगातार पढ़ेंगे हम। जैसे धर्म, कर्म, हम धर्म, कर्म ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर योजक चिन्ह लगा है या संयोजक चिन्ह लगा है तो वहाँ धर्म, कर्म, रूप, रंग एक साथ हमको पढ़ना पड़ेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। तो ये संयोजक चिन्ह की एक प्रमुख विशेषता होती है। पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा, अर्थात उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह किसी कथन को या किसी पुस्तक अथवा लेखक से कोई अवतरण जैसे का तैसा उद्धृत किया जाना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विशेष कथन को या विशेष शब्द को हमको चिन्हांकित करना है तब इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में, अब इसमें एक बात का ध्यान देना है कि डबल इन्वर्टेड कामा या जैसे दोहरे जो अवतरण चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ और अंत में दोहरे वाले अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं वाक्य के मध्य इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के मध्य अगर किसी विशेष शब्द पर या विशेष शब्दों पर हमको इस तरह का चिन्ह लगाना तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम डबल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का प्रयोग सिंगल इन्वर्टेड के रूप में किया जा सकता है। अब आप उदाहरण देखेंगे, जैसे दुनिया में सच्चा धर्म मानव धर्म है। ये पूरा वाक्य को हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, लेकिन इसमें मानव धर्म जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में दिया गया, अर्थात इसमें पूरे जो सच्चे धर्म है उसमें मानव धर्म श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए इसमें जब लिखते समय हम इस तरह का उपयोग करते हैं। कुछ लोग डबल का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पर इस तरह के वाक्यों में हम मानव धर्म में सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग करते हैं। और आवश्यकता अनुसार इस बात को
ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात है उसे डबल इन्वर्टेड कामा में, और अत्यंत महत्वपूर्ण से कुछ ही कम महत्वपूर्ण है तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम करते हैं, या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसका मतलब आप तो सीधा समझ रहे हैं, यह किसी स्थिति, चिन्ह, वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का वर्णन करते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा, उसके बाद डैश लगाने के किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जब संज्ञा की परिभाषा लिखना है हमको तो वहाँ पर डैश करके लिखते हैं किसी प्रकार का। जैसे मान लो कई बार प्रश्नों के उत्तर में हम अर्थ लिखते हैं तो अर्थ के बाद भी निर्देशक चिन्ह की वो अर्थ क्या है उसमें हम इस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग या विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कहलाता है निर्देशक चिन्ह। इसका बहुतायत में बच्चे अपने प्रश्न के उत्तर लिखते समय उत्तर और डैश करके भी करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। इसमें कोष्टक दो तरह से बनाए गए हैं। ये दोनों तरह के कोष्टक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसका देखिए, किसी विषय का क्रम बतलाने, वाक्य के मध्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने, नाटकों में अभिनय को प्रकट करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कई जगह कोष्टक का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग हम जब करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे हमें दो चीज़ बताना, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो का व्यक्तिवाचक संज्ञा, खा, तो यहाँ पर हमने का और खा को कोष्टक में रख दिया जो बाकी वाक्य से अलग प्रकट करता हो। इसी तरह महाराणा प्रताप, अब क्रोध से, मतलब ये बताने के लिए महाराणा प्रताप क्रोध से नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर भाव प्रकट करना हो तब इसका प्रयोग किया जाता। तो कोष्टक का प्रयोग और अनेक स्थानों पर भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के जो कैसे हैं कि कई लोग डैश लगा के कर देते, कुछ लोग क्रॉस। इस चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब कोई लेखक किसी उद्धरण देते समय कुछ अंश छोड़ना चाहता हो या छोड़कर आगे की बात लिखना चाहते हो, तो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे लोप चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह अर्थात यहाँ जो शब्द हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, लोपित कर दिए गए हैं, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों में भी खालिस्तान वगैरह में जो प्रश्न आते हैं उनमें भी इस लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसमें सामने वाले को बताना रहता है। जैसे मध्य प्रदेश का लखनऊ और फिर डैश 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 को कहते हैं, यहाँ पर ये लोप चिन्ह है, यहाँ पर आपको शब्द बताना है तो आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी ज़िले को कहते हैं। तो ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न था, इसको है सिवनी कहते हैं अर्थात। अगला है लाघव चिन्ह। अच्छा, जब किसी प्रसिद्ध शब्द को पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखना हो, या इसको संक्षेपीकरण भी वाला भी कहते हैं, संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं, तो लिखना हो तब लाघव चिन्ह, यहाँ पर चूँकि राघव मान लिया गया है, इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस रख के अगर स्थान कम है तो पो बना के चिन्ह बना लिए ये वाला और आ बना के कर लिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पूरा ना लिख के हम माँ बना के शून्य और प्रा बना के शून्य कर देते हैं तो ये मध्य प्रदेश हो जाता है। तो ये लाघव चिन्ह हो जाता है और ये प्रसिद्ध शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। सामने वाला इनको देख कर ही समझ जाता है कि इसका मूल अर्थ क्या है। तो इस तरह से ये लाघव चित्र है। अगला है हंसपाद, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग तब होता है जबकि कोई लेखक लिखते समय कुछ अंश मध्य में छूट गया हो, कोई लेखक लिख रहा हो और बीच में कोई शब्द छूट गया हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे मैंने पास जाकर देखा और गुलाब का फूल था, तो यहाँ पर बीच में ये जो हंस पद जैसा चित्र है, जैसे हंस के पैर वाला चिन्ह है वहाँ पर, और वह चूँकि यहाँ पर जो आना था वो यहाँ पर आना था, तो इस जगह में आना था, तो वहाँ पर ये वह यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह का हंस पद लगाकर भी हम चिन्ह यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है बराबर या तुल्य चिन्ह। इसका प्रयोग भी कई बार हमें करना पड़ता है। इस चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग समानता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे विद्याधन आलय, एक्चुअल में ये आलय है, विद्याधन आलय और बराबर हो जाता विद्यालय, या भूल से आर्य लिखा गया हो तो इसको आलय पढ़ेंगे अपन, तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय।
अगला है रेखांकित चिन्ह। रेखांकित अर्थात किसी वाक्य या विशेष बात को ध्यान आकर्षित करने के लिए उस शब्द के नीचे हम लाइन खींच देते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। तो वो अंडरलाइन जो कहलाती है, वो नीचे लाइन खींच देते हैं, तो उसे रेखांकित चिन्ह कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, तो यहाँ नदियों का मायका पर हाईलाइट करने के लिए नदियों का मायका को अंडरलाइन कर दिया गया है या उसके नीचे लाइन खींच दी गई है, तो ये कहलाते हैं रेखांकित चिन्ह। अगला होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह तो आपने कई बार देखा होगा। इस चिन्ह का प्रयोग करते समय प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई लेख, अध्याय, निबंध आदि या प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गए हों, तब इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे इस तरह हमारी पाठ्य वस्तु पूर्ण हुई, और उसके नीचे इस तरह का प्रयोग हम कर देते हैं। तो इस तरह से हमने आज विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है, और विराम चिन्ह का लेखन में बहुत अधिक महत्व होता है। इनका अगर हम सही प्रयोग करें तो हमारी भाषा सुदृढ़ पुष्ट होती है, और बहुत जो अच्छे छात्र होते हैं ये एक्चुअल में इसका उपयोग बच्चे कम कर पाते हैं, लेकिन यदि बच्चे इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो निश्चित तौर पर उनको उनकी हिंदी पुष्ट होगी, और इसके साथ साथ उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे और उनकी भाषा सुदृढ़ होगी। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ आपको इजी या सरलता से उपलब्ध होते जाएंगे। धन्यवाद।